Hello aspirant, welcome you all. So currently we are on the chapter that is ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसका जो है हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे। सेकेंड लेक्चर आज का है जिसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे और इसमें सबसे पहले मैं आपको रिकैप करवाती हूँ जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, यानी कि हमारे मतलब फर्स्ट लेक्चर में जो हमने किया था वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको हमने इंडअप किया था। तो वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, वहाँ से रिकैप करवाती हूँ, फिर आगे की जो आज की जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है हमारा फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर आता है जिसमें कि जो है नीचे की तरफ फिम्बरी प्रेजेंट होता है, इनफंडिबुलम इस्थमस प्रेजेंट होता है। मतलब जो फेलोपियन ट्यूब का जो है 3 पार्ट होता है, इनफंडिबुलम और उसके नीचे होता है फिम्बरी जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो ओवरी को कैच करने में जो है हेल्पफुल रहता है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट आता है, इनफंडिबुलम, उसके बाद एम्प्यूला। एम्प्यूला वो पार्ट होता है फूला हुआ वाइट पार्ट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है और उसके बाद जो है हमारा आता है इस्थमस। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है ये यूट्रस आता है जिसको वोम भी कहते हैं। तो यूट्रस जो होता है इसका 3 पार्ट होता है टोटल, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो ऊपर फंडस होता है, बीच वाला बॉडी होता है और नीचे सर्विक्स होता है। ये जो बॉडी वाला पार्ट है इसकी यूट्राइन जो लेयर होती है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर्स जो होती है वो पेरीमेट्रियम होती है, बीच वाली मायोमेट्रियम होती है और सबसे अंदर वाली जो होती है वो इंडोमेट्रियम होता है और वो वेस्कुलर होता है जहाँ पे ब्लड होता है और वो मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है यही शेड ऑफ हो जाता है। यही इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है हर मंथ जो है वहाँ से शेड ऑफ होती है। इसके बाद सर्विक्स की जस्ट नीचे आता है वेजाइना और उसके बीच में प्रेजेंट होता है सर्वाइकल कैनाल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो मैंने आपको बताया था। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है इसका मेन फंक्शन है गैमीट की फॉर्मेशन और सेक्स हार्मोन बनाना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ओवरी है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर ले तो इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरिस, हाइमेन और मोन्स प्यूबिस। एक्सेसरी डक्ट की बात कर ले तो इसमें आता है वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस। एक्सेसरी ग्लैंड की बात कर ले तो यहाँ पे मेमरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओवरी की बात कर ले तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, साइज 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। शेप की बात कर ले तो ये ओवल होगा। इसकी कवरिंग जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनती है। फंक्शन है गेमीट फॉर्मेशन प्लस सेक्स हार्मोन की फॉर्मेशन। लोकेशन जो है लोअर एब्डोमेन यानी कि पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है उसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है जो इनर मेड्यूला है जहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होता है। जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स है वहाँ पे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। तो आज का जो है लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद से। तो इसमें हम एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड ये सब के ऊपर बात करने वाले हैं। सो फ्रॉम हियर यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज के लेक्चर को। एक्सेसरी डक्ट की बात कर ले तो इसमें 3 डक्ट मैंने आपको बताया था। फेलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, आपको नाम याद होना चाहिए दोनों नाम। फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट। दूसरा हमारे पास है यूट्रस, वोम जिसको हिस्टेरा भी कहते हैं। तीसरा है हमारे पास वेजाइना। तो ये तीनों जो है एक्सेसरी डक्ट के अंदर आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात कर ले तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक इनफंडिबुलम होगा, दूसरा एम्प्यूला होगा, तीसरा इस्थमस होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले डायग्राम दिखा देती हूँ, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो है हमारा फेलोपियन ट्यूब है जिसमें ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम जो है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। इसके बाद बीच वाला पार्ट जो है ये फूला हुआ पार्ट, ये एम्प्यूला होता है और ये जो नैरो पार्ट है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है हमारा इस्थमस। तो इसमें इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इनफंडिबुलम जो होता है ये एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो एम्प्यूला होता है ये वाइडर रीजन होता है और जो इस्थमस होता है ये नैरो रीजन होता है। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं दैट इज फिम्बरी और ये नियरर होता है ओवरी के नज़दीक होता है, उसको कैच करता है ये फिम्बरी ही। इसका एम्प्यूला जो होता है यहाँ पे हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जो इस्थमस है हमारा ये नियरेस्ट होता है टू द यूटेरस। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द यूट्रस। यूट्रस जो है हमारा, इसका शेप की बात कर ले तो ये इन्वर्टेड पियर, मतलब पियर जो है नाशपाती, उल्टा नाशपाती जो होता है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा नाशपाती शेप का जो है यूट्रस होता है। यूट्रस को वोम भी कहते हैं और इसको हिस्टेरा या वोम भी कहते हैं, हिस्टेरा भी कह सकते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ठीक है, फंडस ऊपर वाला पार्ट है, फिर बीच में बॉडी वाला पार्ट आएगा और नीचे जो है सर्विक्स प्रेजेंट होता है और सर्विक्स के नीचे क्या होता है, वेजाइना प्रेजेंट होता है। अब जो यूटेराइन वॉल होता है उसमें 3 तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती है। इन तीनों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इनर 2
आउटर और आउटर टू इनर जो है आपको पता होना चाहिए। इनर टू आउटर अगर हम बात कर ले तो इनर जो है सबसे अंदर में इंडोमेट्रियम होगा, फिर बीच वाला जो है मायोमेट्रियम होता है और बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम होता है। अगर आउटर से इनर पूछा जाएगा तो ऐसे ही पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो है इन तीनों लेयर्स को समझ लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। जो इंडोमेट्रियम होता है ये ग्लैंडुलर होता है, ये वेस्कुलर होता है और ये अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो इसमें साइक्लिकल चेंजेस होता है, ये शेड ऑफ होता है हर एक मंथ। तो ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग। इसके बाद जो है दूसरा हमारे पास है मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम जो होता है ये थिक लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये मस्कुलर होता है, मैंने आपको कल ही बताया था। और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो होता है जब पार्चुरेशन यानी कि बेबी का जो डिलीवरी होता है, बेबी का जो बर्थ होता है, उस दौरान जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो होता है यही मायोमेट्रियम के जरिए हो पाता है, क्योंकि इसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है जो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करने में जो है हेल्पफुल होता है। इसके बाद पेरीमेट्रियम जो है ये आउटर एक्सटर्नल थिन लेयर प्रेजेंट होता है। इसके बाद यूट्रस जो होता है ये खुलता है इनटू द वजाइना थ्रू द सर्वाइकल कैनाल, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। इसके बाद जो है वजाइना और सर्विक्स जो है दोनों मिला करके बर्थ कैनाल मतलब ओपन होता है। बर्थ कैनाल जो होता है वो वेजाइना और सर्विक्स दोनों को मिला करके कहते हैं, और यहाँ से डायरेक्टली PYQ आता है कि वेजाइना और सर्विक्स मिला करके क्या बनते हैं, बर्थ कैनाल बनते हैं। वेजाइना जो है एक तरह का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। इसके बाद हम बात कर ले इसकी एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऊपर। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अभी हम समझ लेते हैं पूरा। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है इसको हम वल्बा भी कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम वल्बा कहते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरिस और हाइमन। ठीक है, अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये जो है हमारा ये लेग वाला पार्ट है, और ऊपर जो है यहाँ पे जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है मोन्स प्यूबिस वाला पार्ट। मोन्स प्यूबिस वाला पार्ट जो होता है जहाँ पे फैटी टिश्यूज और फैट प्रेजेंट होता है और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मोन्स प्यूबिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तरह की ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। एक जो ओपनिंग होती है उसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, जहाँ से यूरिन जो है वो बाहर आता है यूरेथ्रल ओपनिंग से। तो ऊपर प्रेजेंट होता है यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से यूरिन बाहर आएगा। इसके बाद उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है वेजाइनल ओपनिंग, और यहाँ पे ही कॉपुलेशन होता है, और जो है डिलीवरी जो है इसी वेजाइनल ओपनिंग के जरिए होता है। तो वेजाइनल ओपनिंग कॉपुलेशन में भी हेल्प करता है और डिलीवरी में भी हेल्प कर रहा है। इसके बाद तीसरा जो ओपनिंग है यहाँ पे ये एनस का है। ठीक है, अब ये जो है ये जो ओपनिंग्स है ये कवर्ड रहती है 2 तरह की जो लेयर्स है यहाँ पे। सबसे पहले हमारा सबसे बाहर वाला जो है वो प्रेजेंट होता है लेबिया मेजोरा, जो कि बाहर में प्रेजेंट होता है। ये बाहर से जो पिंक वाला जो दिखा रखा है मैंने, ये लेयर जो होता है ये लेबिया मेजोरा होता है, और अंदर की तरफ जो होता है वो लेबिया माइनोरा होता है, इनर पार्ट। इसके बाद हम बात कर ले ये जो वेजाइनल की जो ओपनिंग होती है इस पे पार्शियली जो है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम हाइमन। तो हाइमन जो है ये प्रेजेंट होता है पार्शियली ऑन द वेजाइनल ओपनिंग। इसके बाद ये है हमारा यहाँ पे। उसके बाद एक और चीज़ प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। इस लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा की जो यहाँ पे एंड पॉइंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लिटोरिस। ठीक है, इसके बाद जो है हम समझ लेते हैं इसके फीचर्स यानी कि इसके फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो मोन्स प्यूबिस जो है ये कशन ऑफ फैटी टिश्यूज है जो कि कवर रहता है स्किन से और प्यूबिक हेयर से। दूसरा हमारे पास है दैट इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो है ये फ्लेसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज है दैट एक्सटेंड डाउन मोन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको ये सराउंड करके रखता है, और एक्सटेंड मतलब मोन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे ये लेयर्स प्रेजेंट होता है लेबिया मेजोरा, और इसको फ्लेसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है दैट इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो है ये पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होता है जो लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है फोर्थ हमारे पास है दैट इज द क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो है ये एक बहुत ही छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग्स होती हैं उसके जस्ट ऊपर जो है टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है इन द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा। इसके बाद हम बात कर ले हाइमन के ऊपर। तो हाइमन जो होता है ये पार्शियली कवर करता है विद द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, और ये जो हाइमन होता है ये कैन बी टोर्न वाइल द सडन फॉल या सडन
जड़ की या फिर हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग किसी भी चीज़ से ये जो है ये हाइमन जो है वो टूट सकता है, क्योंकि ये पार्शली कवर कर रहा है, वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको पूरा कवर नहीं कर रहा होता है, एकदम हल्का सा पतला सा जो है ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है, प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल की, उसके ऊपर पार्शली प्रेजेंट होती है, एकदम हल्का सा पतला सा होता है, और ये जो है कैन बी ब्रोकन डाउन सडन फॉल से या फिर हॉर्स राइडिंग से या साइकिलिंग से, मे और मे नॉट बी टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस या इंटरकोर्स। जो फर्स्ट कोइटस या इंटरकोर्स होता है जरूरी नहीं है कि उस दौरान भी ये जो है वो टूटेगा, किसी किसी में टूटता है, किसी में नहीं टूटता है। सो इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो इससे हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि द पर्सन इज वर्जिन और हैविंग द सेक्सुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि जो है ये हाइमन जो है उसके बावजूद भी रह सकता है, उसके पहले भी ये टूट सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पतला सा एक पार्शली मेम्ब्रेन होता है जो कि वेजाइना की ओपनिंग को कवर कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो होता है ये पेयर्ड होता है, ये एक तरह का ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ये सिक्रीट करता है मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ दैट हेल्प मदर इन फीडिंग न्यूबॉर्न बाय द प्रोसेस कॉल लैक्टेशन। लैक्टेशन के प्रोसेस से जो है यहाँ पे मेमरी ग्लैंड जो है वो मिल्क को सिंथेसिस करता है, मिल्क को सिक्रीट करता है, और यह जो न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है। उस प्रोसेस में लैक्टेशन जो प्रोसेस होती है, पार्चुडेशन के बाद जो लैक्टेशन प्रोसेस होती है, 6 मंथ की लैक्टेशन पीरियड आती है, और उसमें जो है चाइल्ड की ग्रोथ के लिए जो है चाइल्ड की अच्छे ग्रोथ के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मिल्क। और ये जो मिल्क होता है इनिशियल फ्यू डेज जो होती है लैक्टेशन की, वो जो निकलती है वो मिल्क, वो पर्टिकुलरली वो जो मिल्क होता है वो मतलब 6 मंथ हम कह सकते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है कोलोस्ट्रम, और कोलोस्ट्रम जो होता है ये येलो कलर का कोलोस्ट्रम होता है प्रेजेंट, और मतलब निकलता है इनिशियल फ्यू डेज जो होता है लैक्टेशन का, और वो कंटेन करता है सेवरल एंटीबॉडीज़, और ये जो एंटीबॉडीज़ होता है वो है IgE। तो जो कोलेस्ट्रम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है IgA, सॉरी इसके अंदर IgG नहीं IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, जो कि जो बेबी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है। ये एंटीबॉडी है, अच्छा है उसके इम्यून सिस्टम के लिए। अब जो है हम मेमरी ग्लैंड का जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेमरी ग्लैंड में सबसे पहले प्रेजेंट होता है 15 to 20, हर एक ग्लैंड में 15 से 20 मेमरी लोब्यूल प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने आपको दिखा रखा है स्काई ब्लू में, ये जो है मेमरी लोब्यूल है, और ये 15 से 20 होता है। मैंने आपको 2 दिखा रखा है यहाँ पे, लेकिन हर एक ग्लैंड में, हर एक 2 मेमरी ग्लैंड होते हैं, और दोनों में ही क्या प्रेजेंट होता है 15 से 20 ये मेमरी लोब्यूल प्रेजेंट होता है। इस मेमरी लोब्यूल के अंदर जो है मेमरी एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। यही एल्वियोलाई के अंदर जो है मिल्क की सिंथेसिस होती है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसे सिंथेसिस होती है। तो इसी के अंदर जो है यहाँ पे सिंथेसिस होगी, और यहाँ से जो डक्ट निकलेगी उसको कहते हैं मेमरी टिब्यूल। तो जो मेमरी एल्वियोलाई, सबसे पहले यहाँ पे मेमरी लोब्यूल होता है, उसके अंदर मेमरी एल्वियोलाई होता है, और यहाँ से निकलने वाले जो डक्ट होते हैं उसको कहते हैं मेमरी टिब्यूल, और फिर ये सब मिला करके ये जो बहुत सारे एल्वियोलाई है ये एक कॉमन डक्ट में खुलता है जिसको कहते हैं मेमरी डक्ट। ठीक है, मेमरी डक्ट जो है ये खुलता है मेमरी एम्प्यूला में। ये जो वाइट पार्ट होता है इसको मेमरी एम्प्यूला कहा जाता है, क्योंकि फुला हुआ पार्ट जो होता है उसको एम्प्यूला कहते हैं। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा था, फेलोपियन ट्यूब जो है उसमें एम्प्यूला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन था, और वो भी क्या था, वाइट पार्ट था, फुला हुआ पार्ट था। तो मेमरी एम्प्यूला जो होगा ये प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो लैक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट होता है, जो कि कॉमन डक्ट होता है। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे आगे में जो है इस मेमरी ग्लैंड के सबसे आगे में जो है डार्क जो है पिगमेंटेड एरिया रहता है, थोड़ा सा ब्लैक एरिया होता है, उसको हम कहते हैं एरियोला। ठीक है, सबसे आगे में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद जो है सबसे आगे में उस एरियोला के बाद जो है प्रेजेंट होता है निपल, और निपल से ही जो है बेबी जो है उस ब्लड को उस मिल्क को सक करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके पाथवे के ऊपर। तो पाथवे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, पाथवे पूरा डायरेक्टली पूछ देगा ऐसे ही। तो मेमरी ग्लैंड जो होता है ये एल्वियोलाई में सिंथेसिस करेगा ब्लड का, उसके बाद मेमरी टिब्यूल में खुलेगा। मेमरी टिब्यूल जो है ये खुलता है मेमरी डक्ट में, मेमरी डक्ट खुलता है मेमरी एम्प्यूला में, और मेमरी एम्प्यूला खुलता है लैक्टिफेरस डक्ट में, और फिर यहाँ से जो है मिल्क सक आउट हो जाता है थ्रू द निप्पल से। तो ये पाथवे आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क की प्रोडक्शन कैसे होती है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है एल्वियोलाई जो हमारा प्रेजेंट होता है, इस एल्वियोलाई के बाहर और अंदर 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, मतलब सेल्स नहीं, बाहर जो है सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। ये जो मायो एपिथेलियल सेल्स है, यहीं पे जो है ऑक्सीटोसिन जो है वो काम करता है। ऑक्सीटोसिन जो है इसी मायो एपिथेलियल सेल्स जो होता है, मसल होता है ये,
उस पर वर्क करता है। ऑक्सीटोसिन यहाँ से क्या करता है, मिल्क को इजेक्ट कराता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है मायो एपिथेलियल सेल पे एक्ट करता है और वहाँ से क्या करता है, मिल्क को इजेक्ट करवाता है। इसके बाद ये जो एल्वेलाई है, इस एल्वेलाई के सराउंडिंग जो होती है, सराउंडिंग सेल्स जो होती है, इसमें प्रेजेंट होता है एल्वेलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन मैं आपको बताती हूँ। अंदर प्रेजेंट होता है एल्वेलाई की जो ल्यूमेन होती है, यहीं पे मिल्क जाके स्टोर होता है। बनता कहाँ है, इसमें जो प्रोलैक्टिन हमारा हार्मोन होता है, ये मिल्क सिंथेसिस हार्मोन होता है। देखो ये होता है ऑक्सीटोसिन, मिल्क को इजेक्ट करने वाला हार्मोन, लेकिन जो बनाने वाला हार्मोन होता है, मिल्क को बना कौन रहा है, प्रोलैक्टिन बनाता है। प्रोलैक्टिन जो है ये हार्मोन मिल्क की सिंथेसिस करता है फ्रॉम द एल्वेलायर एपिथेलियम से। इसी एल्वेलाई की जो एपिथेलियम होती है उस पर जाकर के ये प्रोलैक्टिन एक्ट करता है और वहाँ से मिल्क की सिंथेसिस करवाता है, मिल्क वहाँ से निकलवाता है, ठीक है। और ये जो होता है स्टोर हो जाता है इस एल्वेलाई की ल्यूमेन में, और फिर यहाँ से तो मैंने आपको पाथवे दिखाया ही है। इसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। और जेनेसिस का मतलब होता है किसी ना किसी चीज़ का बनना, तो यहाँ पे गैमीट बनना। अब दो तरह की गैमीट्स के ऊपर हमने बात किया था, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा होता है ऊगोनिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, दूसरा होता है ऊजेनेसिस का मतलब होता है ओवा का फॉर्मेशन, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्पर्म की फॉर्मेशन, ऊजेनेसिस क्या है, ओवा की फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस ये दोनों जो पॉइंट है, टॉपिक है, इससे हर एक साल क्वेश्चन आता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया है, जिसको हम मेल जर्म सेल कहते हैं। तो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जो है डिप्लॉयड है, 44+XY है। इसके अंदर जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन क्या है, माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन हमें इसमें देखने को मिलेगा इस स्पर्मेटोगोनिया यानी कि मेल जर्म सेल में। तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही रहेगा क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है, तो यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है मेल जर्म सेल, इसमें माइटोसिस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है डिप्लॉयड कंटेंट, इसके अंदर होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 क्या है, मियोसिस 1 क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन जो है वो मियोसिस 1 है, जो कि इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होता है। और रिडक्शनल डिवीजन से जो है 2 हैप्लॉइड कंटेंट वाला जो है वो हमें देखने को मिलता है। 2 हैप्लॉइड कंटेंट, एक यहाँ पे 22+X जो है, पहले जो है डिप्लॉयड कंटेंट था तो 44+XY था, X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। अब जो है 2 है हैप्लॉइड, तो यहाँ पे एक 22+X हो सकता है, दूसरा 22+Y हो सकता है। और यहाँ पे जब मियोसिस 1 हुआ है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया यानी कि मेल जर्म सेल से जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, इस पूरा प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद जो है अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा मियोसिस 2 से हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड बन जाएगा। ये जो स्पर्मेटिड है यहाँ पे ग्रोथ होती है और इसमें बहुत ही फर्दर डेवलपमेंट होती है इसके स्ट्रक्चर की बनने में, क्योंकि ये राउंड होता है, उसमें टीलिंग वगैरह जो होती है, ये प्रोसेस पूरा बनने में जो है इसकी प्रोसेस को हम ग्रोथ कहते हैं। और स्पर्मेटिड से क्या बन जाता है, स्पर्म, और स्पर्म का ही दूसरा नाम क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि स्पर्मेटिड जो होता है वो स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। तो टोटल 3 प्रोसेस है। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है जब स्पर्म जो है फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पर्मेटिड से, सिर्फ स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और तीसरा प्रोसेस होता है हमारे पास स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि रिलीज होता है स्पर्म का इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके ल्यूमेन में जो है स्पर्म का रिलीज जो है, ये प्रोसेस होता है स्पर्मिएशन, ठीक है। तो ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जिसमें बाहर की तरफ जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। अंदर प्रेजेंट होता है ल्यूमेन, ठीक है। उसके बाद 2 तरह की सेल्स होती है, एक मेल जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। और यहाँ पे जो है डेवलपमेंट होती है और यही इसी जो है सर्टोली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो है स्पर्म जो है वो बाहर आता है, ल्यूमेन में आता है। और ल्यूमेन में जो है आने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन
कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इस स्पर्मेटोजेनेसिस में जो हार्मोन जो है एक्ट करता है, ये कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए वो हम देख लेते हैं। हार्मोन रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो हार्मोन रेगुलेशन जो होता है, इसमें सबसे पहले मास्टर ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी होता है, और इस मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर जो है वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से ही सारे तरह के हार्मोन जो है वो निकलते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे जो है एक्ट करता है और निकलवाता है हार्मोन, दैट इज GnRH जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से है दो तरह की हार्मोन्स जो है वो निकलवाता है हाइपोथैलेमस। एक होता है FSH, दूसरा होता है LH। LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH जो होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। जो LH होता है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ये लेडिक सेल जो होता है, लेडिक सेल उस पर जा करके ये एक्ट करता है और वहाँ से एंड्रोजेंस निकलवाता है। यही एंड्रोजन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए ये एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दो चीज़ करता है, एक स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है और दूसरा जो होता है ये सर्टोली सेल पे एक्ट करके वहाँ से निकलवाता है स्पर्म की मैचुरेशन वाली फैक्टर, जिसको SMF कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं टॉपिक स्पर्म की तरफ। तो स्पर्म का डायग्राम हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें 4 तरह की जो है पॉइंट प्रेजेंट होती है, 4 तरह की जो पार्ट प्रेजेंट होती है। इसमें एक आता है हेड, ऊपर हेड प्रेजेंट होता है, बीच उसके बाद नेक प्रेजेंट होता है, नेक। इसके बाद जो है तीसरा हमारे पास मिडिल पीस प्रेजेंट होता है और फोर्थ हमारे पास क्या है, टेल प्रेजेंट होता है। जो हेड पार्ट होता है उसमें एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम जो है वो एंजाइम होता है, ठीक है। उसके पास प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम के पास एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो नेक पार्ट होता है उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और जो मिडिल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है टेल पार्ट उसमें जो है प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पूरा टेल पार्ट जो है वहाँ से इसके नेक पार्ट से लेकर के टेल पार्ट तक क्या प्रेजेंट होता है, एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है। और ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऊपर एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम जो होता है ये एक, इस एक्रोसोम में एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक पार्ट में सेंट्रियोल होगा, बीच वाला पार्ट जो होगा वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसके बाद जो है पूरा एक्सियल फिलामेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो स्पर्म का पार्ट है उसका फंक्शन क्या क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक्रोसोम होता है, ये जो एक्रोसोम है ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कंटेन करता है एंजाइम, एंजाइम कौन सा, स्पर्मेटोलाइसिन। लाइसिन यानी कि ब्रेक डाउन करेगा, तो ये तोड़ेगा उस मेम्ब्रेन को जहाँ पे ये इंसर्ट होगा जाएगा। और फिर उसके बाद जो है ये एंजाइम जो होता है ये हेल्प करता है इन द ब्रेकिंग oocyte की जो मेम्ब्रेन होती है और फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। और ये oocyte की जो मेम्ब्रेन होती है उसको ये क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, इसके बाद जो है हेड होता है, हेड जो है इसके अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। इसके बाद तीसरा हमारे पास है मिडिल पीस, मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये प्रोवाइड करता है एनर्जी दैट हेल्प इन द स्पर्म की मोटिलिटी में, स्पर्म की मोटिलिटी में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हेल्प करता है। फोर्थ हमारे पास होता है टेल, और टेल जो होता है वो मोटिलिटी जो है उसको, विग्रस मोटिलिटी जो है यही टेल उसको प्रोवाइड करता है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज नॉर्मली एक हेल्दी मैन जो होता है वो सिक्रीट करता है अप्रॉक्सीमेटली हर एक इजैकुलेशन में 2.5 से 5 ml ऑफ सीमेन जो है वो इजैकुलेट करता है, पर इजैकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो एक हेल्दी मैन सिक्रीट करेगा 2.5 से 5 ml ऑफ सीमेन। एक हेल्दी मैन जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर नंबर में बात कर ले तो वो सिक्रीट करता है अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म, यानी कि 2.5 से 5 ml ऑफ सीमेन जो है उसके अंदर कितना होगा, 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होगा। उसमें से उस 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से 60% जो स्पर्म होता है वो परफेक्ट शेप और साइज का होना चाहिए और अराउंड 40% स्पर्म जो होता है वो विग्रस मोटिलिटी उसमें होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, हेल्दी स्पर्म माना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज oogenesis। oogenesis भी लगभग थोड़ा बहुत सेम होता है लेकिन पूरा सेम नहीं होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास वही oogonia होता है, डिप्लॉयड कंटेंट वाला, जैसे वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था। तो फीमेल जर्म सेल, जैसे oogonia जो होता है इसके अंदर यहाँ पे माइटोसिस होगा, माइटोसिस से क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड स्टेज यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनता है। जैसे वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, वही माइटोसिस से यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनेगा। अब क्या होगा,
कि इसमें मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होगा लेकिन ये अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा एट द डिप्लोटीन स्टेज। प्रोफेज 1 की जो डिप्लोटीन स्टेज होती है, मैंने आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ाया था ये सब। तो डिप्लोटीन स्टेज जो होती है प्रोफेज 1 की, वहाँ पे जाके मियोसिस क्या हो जाता है, रुक जाता है। कब तक रुकता है, देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें मतलब अगर फीमेल है तो उसकी जो फीटल लाइफ होती है उसमें ही यही सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऊगोनिया में माइटोसिस, प्राइमरी oocyte, उसके बाद मियोसिस 1 होकर के उसमें रुका हुआ है, मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा। तो ये सारी चीज़ें उसके फीटल लाइफ में हो रही होती है। लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं है। मेल के केस में जो है प्यूबर्टी होने के बाद ऐसा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे बर्थ हुआ, बर्थ के बाद भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब प्यूबर्टी आएगा, प्यूबर्टी वाले स्टेज में क्या होगा, अब ये इसका मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट होगा। और मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसमें दो स्ट्रक्चर बनते हैं। एक जो है छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है हैप्लॉइड। इसके बाद दूसरा जो है हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी oocyte है। अब इसके अंदर मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 जो होता है वो रुक जाता है, जैसे वो मियोसिस 1 रुका था प्रोफेज 1 पे, तो ये मेटाफेज 2 में जाकर के ये रुक जाएगा मियोसिस 2। और यहाँ से फिर क्या होगा कि मियोसिस 2 यहाँ पे रुका रहेगा। और जब ये यहाँ पे जो है स्पर्म की एंट्री होती है, उसके बाद किसी भी टाइम पे जब भी स्पर्म की वहाँ पे एंट्री होगी, जैसे ही एंट्री होगी तो वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी oocyte जो है वो कन्वर्ट, मतलब सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ पे ये बन जाएगा। मतलब सेकेंडरी oocyte हमारा ऑलरेडी था और यहाँ से क्या बन जाएगा, दैट इज ओवम बन जाएगा। और फिर ओवम जो है यहाँ पे ये, और उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। ऊपर फर्स्ट पोलर बॉडी है, नीचे हमारा सेकेंड पोलर बॉडी, ये छोटा सा होगा और दूसरा हमारे पास बड़ा सा ओवम बन जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ तक का oogenesis तक का प्रोसेस। और इसके बाद जो है और एक लेक्चर लगेगा जिसमें हम जो है इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बची हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है लेक्चर समझ में आ गया होगा। नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।